हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की का संगठन व संरचना। तो इसमें सबसे पहले हम वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन के बारे में पता करेंगे। देखिए, वायुमंडल एक घना गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर से लिफाफे के रूप में घेरे हुए है एवं धरातल द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि ये एक जस्ट लाइक एनवलप है जो कि हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। तो वायुमंडल है वो स्थलमंडल और जलमंडल से भिन्न है, क्योंकि वायुमंडल में जो है वो कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है, ऑर्डरलेस है यानी कि गंधहीन है, और टेस्टलेस है यानी कि स्वादहीन है। तो इस हिसाब से वायुमंडल जो है वो स्थलमंडल और जलमंडल से एक तरह से भिन्नता लिए हुए। इट इज़ मोबाइल, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल, यानी कि ये गतिशील है, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे हमारा समुद्र तल पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये प्रेशर है। चलो, ये तो वैसे जीके का क्वेश्चन मैंने बता दिया। कंपोजिशन या संगठन में, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये कंपोजिशन के अंतर्गत आएंगी। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान है, परंतु उसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन का है। जिसमें मतलब टोटल 99% भाग केवल नाइट्रोजन का है, तथा ऑक्सीजन 99 का मतलब 78%, तथा ऑक्सीजन का 21%। तो टोटल जो वायुमंडल है उसके अंदर 99% भाग में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टोटल 99% में है। अब इसमें 99% में से 78% तो है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन, यानी कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कितना है? 99% है। इसमें से नाइट्रोजन कितना हो गया? 78% और ऑक्सीजन हो गया 21%। अब जो 1% बचा उसके अंदर देखिए आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन। ये सारी की सारी जो गैस है वो 1% पे है। तो 99% में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% और ऑक्सीजन जो है 21%। अब हमारा जो वायुमंडल है उसको हम होमोस्फेयर या सममंडल और विषममंडल दो भागों में बांट सकते हैं। जो होमोस्फेयर यानी कि होमो मतलब समानता लिए हुए, सममंडल जो है वो लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसें बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। इसके बाद में दूसरा है हेट्रोस्फेयर यानी कि विषममंडल। ये 90 किलोमीटर से ऊंचाई पर है, जिसमें द कंपोजिशन बिगिंस टू चेंज विद द
प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन लाइटर गैसेस। और इसके अंदर कम जो है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो लाइटर गैसेस हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले गैस, इसमें गैस में मतलब कौन कौन से जो इसमें कंपोजिशन में, सबसे पहले गैस के लिए गैसेस ले लेते हैं। गैसेस में मैंने पहले भी बता दिया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% एटमॉस्फेयर के अंदर है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समस्त जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में 21% है, जिसके अभाव में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण गैस हो गई ऑक्सीजन। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके प्रज्वलन या कंबस्टन का नियमन करना है तथा वनस्पतियों के विकास में भी नाइट्रोजन का विशेष महत्व होता है। बिना नाइट्रोजन के कंबस्टन नहीं होता, प्रज्वलन नहीं होता। तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके प्रज्वलन का नियमन करना है तथा वनस्पतियों के विकास में भी नाइट्रोजन का विशेष महत्व होता है। तो ये जो दो गैस हो गई, ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं की मात्रा वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये वस्तुओं के जलने से एवं विभिन्न जीवधारियों के श्वसन क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में मिल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वैसे बहुत कम है। कोई भी वस्तुओं के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तथा जीवधारियों के श्वसन क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वनस्पतियाँ इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने के लिए करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए 6CO2 यानी 6CO2 + 6H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और H2O मतलब पानी। 6CO2 + 6H2O का मतलब हो गया, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, C6H12O6, ये तो ग्लूकोज हो गया, और 6O2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊर्जा प्रवाह को भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करती है। तो 1890 से 1970 तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 10 गुना वृद्धि हुई है, जिस कारण वायुमंडल के निचली परतों के तापमान में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हो सकता है और हो भी रहा है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ये काम होता है। अब उसके बाद में चौथी जो है ओजोन। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन O2 + O को मिला के और ये ओजोन बनती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल के ओजोन मंडल परत में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, उनका अवशोषण करती है और ये हमारे धरातल पर जो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती हैं उनको पहुंचने से रोकती है। इसके बाद में जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी 0 से 5% के बीच पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी होती जाती है। जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
जल वाष्प का 90% भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। वायुमंडल में होने वाली सभी क्रियाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, तुषार, हिमपात, ओस तथा ओला आदि जल वाष्प के ऊपर आधारित है। तो वायुमंडल की स्थिरता भी इसके द्वारा नियंत्रित होती है, जल वाष्प के द्वारा। इसके बाद में जो धूल के कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, इसमें इन कणों के द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लिया जाता है। जो सौरिक विकिरण है उसका आंशिक अवशोषण, यानी कि सौर विकिरण को अवशोषित या एब्जॉर्प्शन धूल कण के द्वारा कर लिया जाता है। इन कणों के द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन तथा प्रकीर्णन दोनों कार्य होते हैं। परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों, परावर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों कार्य धूल कणों के द्वारा होता है। वायुमंडल में ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में भी कार्य करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया, यानी कि इन कणों, धूल के कणों के द्वारा इनके ऊपर ओस की या आर्द्रता के कण चिपक जाते हैं, जो कि आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। इसके साथ में धूल के कण के साथ में वाष्प चिपक जाता है, जिससे कोहरा भी, धुंध जो अक्सर दिखाई देती है, वो भी इसी के कारण होती है। कोहरा, वर्षा, बादल आदि इन्हीं के प्रतिफल हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है, उसके आधार पर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी गैसें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी गैसों की मात्रा वायुमंडल में अधिक होती है। इसके बाद में अब हम वायुमंडल की संरचना करेंगे। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन, ये पार्ट 1 टॉपिक है, ये कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।